बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। आज बाजार में रिकॉर्ड स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई। सेंसेक्स ने पहली बार 86,000 का लेवल पार किया, तो वहीं निफ्टी ने 14 महीनों के बाद नया रिकॉर्ड बनाया। आज के बाजार में निफ्टी ने पहली बार 26,300 का लेवल पार किया। मार्केट की पूरी जानकारी अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे पूरा अपडेट। हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बोलो या बोलो, निफ्टी का 297 ट्रेडिंग सेशन बाद जो हमने ऑल टाइम हाई देखा है, तो आज का दिन जो हिस्टोरिकली है रिकॉर्ड हो गया है। निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया। इनफैक्ट सेंसेक्स की बात करी जाए और ब्रॉडर मार्केट की भी बात करी जाए, अक्रॉस द बोर्ड अच्छी खासी तेजी आज बाजार में देखने को मिली है। बुल्स का जो जोश है वो काफी ज्यादा हायर टोन में था। बात करते हैं इस तेजी को लीड किसने किया है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छे खासे इजाफे देखने को मिले हैं। अगर सेक्टर वाइज बात करी जाए तो दो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा पेन आज के सत्र में रहा है। उसके बाद ही आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे अपनी, तो आयशा मोटर में एक पेन है, मारुति सुजुकी में और बजाज ऑटो में एक पेन देखने को मिला है आज के सत्र में। अब बात करते हैं कि ब्रॉडर मार्केट का जो मूड माहौल है वो किस तरीके का रहा है। मिड कैप की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो अशोक लेलैंड खबरों के चलते पूरा फोकस में था, उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। स्कॉट क्यूबोटा, एमएनएम फाइनेंशियल और कोफोर्ज करीबन 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की अगर बात कर ली जाए तो देखिए इंडियन बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एल्केम लैबोरेटरीज और साथ में ऑयल इंडिया में एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस दिन का काफी लंबे टाइम से बाजार जो है इंतजार कर रहा था। हर बार हम देख रहे थे कि सेकंड हाफ में आके एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। फाइनली आज बाजार ने जब ओपनिंग करी तो वहां पे एक गैप अप के साथ बाजार ने नए ऑल टाइम हाई को टच किया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार नया हाई लगा चुका है। ब्रोकरेज का मानना है कि बुल्स की रफ्तार और भी बढ़ेगी। जेपी मॉर्गन और मैक्वारी के मुताबिक साल 2026 के अंत तक निफ्टी 30,000 का स्तर छू सकता है। पूरी रिपोर्ट बता रही है कंचन नौटियाल। आज बाजार में एक अच्छा खासा माइलस्टोन हमें देखने को मिला है। निफ्टी 26,300 के आंकड़े को जो है पार कर गया है। लेकिन जेपी मॉर्गन और मैक्वारी इस टाइम पे कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, यहां से जो रैली है वो आगे चल के शानदार हमें देखने को मिल सकती है। 30,000 तक निफ्टी दिसंबर तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कैलेंडर ईयर 26 तक हमें ये कंप्लीटली 30,000 के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर बेस केस भी हम माने ना तो निफ्टी को 30,000 लगाने से कोई नहीं छू सकता। ये दोनों ही जो ब्रोकरेज है वो बोल रही है इस टाइम पे। उसको जो बूस्ट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है। इस टाइम पे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफी ज्यादा फेवर कर रही है। इनफैक्ट जो फिस्कल पॉलिसीज भी है वो भी फेवर में खड़ी हुई है। डिमांड की बात करी जाए तो वहां से अच्छा खासा जो एक ग्रोथ मोमेंटम है वो हमें देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन थीम जो है वो बरकरार इस टाइम पे बनी हुई है। इस टाइम पे अगर बात करें एमएससीआई इंडिया अर्निंग की तो वो हमें 13% की देखने को मिल सकती है कैलेंडर ईयर 26 में। 27 की बात करी जाए तो ये 14% का अनुमान जो है जताया जा रहा है। इनफैक्ट जो अब आप अर्निंग्स देख रहे हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा जो रीबाउंड है ये हमें देखने को मिला है। Q2 के नंबर्स ही आप देख लीजिए, उसे कंपेयर करें तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ इस टाइम पे अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। तो सारे ही फैक्टर्स हैं जो निफ्टी को 30,000 तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, टेलीकॉम कंपनियों ने भले ही टैरिफ बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन नवंबर में कंपनियों ने चुपके से कई टैरिफ प्लान में बदलाव कर दिया है। टैरिफ प्लान बढ़ाने का ग्राहकों की जेब पर कितना असर पड़ेगा, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों ने हेडलाइन टैरिफ में आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में की थी। 1.5 साल बीत चुका है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां लगातार अपने प्लान्स को रीस्ट्रक्चर और रीजिग कर रही हैं। अगर मैं नवंबर महीने की बात करूं तो हमें वोडाफोन आइडिया के 2 टैरिफ प्लान के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां हमको एयरटेल ने अपना एक 189 वाला प्लान हटा दिया है, वहीं पर रिलायंस जियो ने अपना 209 रुपए वाला प्लान उसको भी स्ट्रक्चर कर दिया है। अब वो आपको कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगा, लेकिन माई जियो ऐप के ऊपर दिखेगा। इधर जो सरकारी कंपनी बीएसएनएल है उसने भी अपने कई प्लान्स के अंदर चेंज किया है। उसने अपने जो छोटे प्लान्स हैं उनकी वैलिडिटी कम की है। तो ये सब इशारा कर रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां लगातार टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो दिसंबर में आपको एक बड़ी टैरिफ में बढ़ोतरी आती हुई और दिखाई दे सकती है। जो ग्राहक हैं उनको एक झटका आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। टेलीकॉम कंपनी अपने हेडलाइन टैरिफ में 15% से 20% की बढ़ोतरी दिसंबर महीने के अंदर कर सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का उद्घाटन किया। इस रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट ने तैयार किया है। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है और ये अपने साथ 300 किलो सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। आज इसकी पहली झलक दिखाई गई। विक्रम-1 रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जल्द न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर की एंट्री होगी। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत प्रदूषण खत्म कर दे, क्योंकि इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के पार है। तो आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला उठा। अमेकस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली एनसीआर में हालत काफी खराब है, ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई तुरंत करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे हम घुमा दें और प्रदूषण गायब हो जाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमें हेल्थ एक्सपर्ट्स बताएं कि किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, किस तरह के निर्देश देने की जरूरत है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई सोमवार को करेगा। दिल्ली हो या मुंबई या फिर देश के दूसरे शहर में भी सांसों की इमरजेंसी है। तो आखिर पॉल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। दिल्ली प्रदूषण जान का दुश्मन, शाम 7:57 पर जरूर देखें। तो देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में बीएलओ को हार्ट अटैक आया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में बीएलओ की मौत हो गई। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओ की मौत के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। यूपी के बरेली में बीएलओ की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल और दमोह में काम के दौरान बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी एसआईआर के बीच आई इन खबरों ने ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि दावा किया गया कि एसआईआर प्रक्रिया में जुटे बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है और इसी दबाव की वजह से कहीं बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया तो कहीं उनकी जान चली गई। यूपी के बरेली के परदौली गांव के रहने वाले सर्वेश कुमार गंगवार स्कूल में सहायक अध्यापक के साथ साथ गांव के बीएलओ भी थे। काम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर जान चली गई। इसके बाद सर्वेश कुमार गंगवार के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ऐसा उन पर काम के दबाव की वजह से हुआ। प्राथमिक विद्यालय परदोली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ हो गई उनकी। यहाँ लाया शिक्षक थे, प्राथमिक सहायक अध्यापक जी। वर्कलोड बहुत था, सभी के ऊपर है। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ, तो वर्कलोड तो बहुत है। बरेली में बीएलओ की जान गई तो मध्य प्रदेश के दमोह और बैतूल में बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। दावा किया गया कि ये घटनाएं भी बीएलओ के जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से हुई। जयपुर में जॉब करते जो अभी जो गवर्नमेंट के जो आया है जनगणना वाला, हाँ। तो उनमें इनकी ड्यूटी लगी है, तो उस दौरान मतलब बहुत प्रेशर आया, उन कारण को अभी हार्ट अटैक आ चुका है। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, अभी एम्स भर्ती करने का बोला है। एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियां तो ये मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं।
ममता बनर्जी ने तो खुलकर आरोप लगाया कि देश भर में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उनकी मौतें हो रही हैं। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला दिया, यानी विपक्ष बीएलओ की मौत और उनकी तबीयत बिगड़ने के मुद्दे को सीधा सीधा उनके काम से जोड़ रहा है, जिस पर बीजेपी ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। बीएलओ की जान गई है और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं, और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो। देखिए, सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं, मगर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था, और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। मतलब एसआईआर पर चढ़े सियासी रंग के बीच बीएलओ पर बढ़ते काम के दबाव के मुद्दे ने भी तूल पकड़ लिया, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसी खबरें सामने आई जिनमें बीएलओ के तनाव और दबाव में होने का दावा किया गया। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में खेले जाएंगे। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए अहमदाबाद कितना तैयार है, देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। भविष्य के गोल्ड मेडलिस्ट के साथ आइए हम बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ आने से उनको किस तरह की फीलिंग हो रही है, आप बताइए। कॉमनवेल्थ आने से मेरी प्रैक्टिस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और इस मैच पे हम पूरी जीतने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और अच्छा कर पाऊँ बिकॉज ऑफ दिस। और भी कई सारे खिलाड़ी हैं, आप बताइए कॉमनवेल्थ हमारे शहर में खेला जाएगा, क्या कहेंगी? मैंने मिट्टी पे खेलना शुरू किया था। मिट्टी पे खेलने के बाद हमें इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है मैट पे, तो हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? एज अ स्पोर्टमैन सबके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सब प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा, तो गर्व की बात है ये। तो अभी 5 साल के बाद कॉमनवेल्थ खेला जाएगा, लेकिन गुजरात और पूरे देश से यहाँ मौजूद जितने भी प्लेयर हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ आने से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन खिलाड़ियों का जोश भी काफी हाई है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में खेले जाएंगे। खिलाड़ी इस पर क्या कहते हैं, नारायणपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाकर खिलाड़ियों से जानने की कोशिश की केतन जोशी ने। यह है अहमदाबाद का वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को 852 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10 अलग अलग खेलों का आयोजन यहाँ किया जा सकेगा। अभी भी पूरे देश से खिलाड़ी यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आते हैं। गुजरात सरकार भी राज्य में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इस दिशा में गुजरात भी अपने प्रयासों को लगातार गति दे रहा है। गुजरात ने हाल के वर्षों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा निवेश किया है। कॉमनवेल्थ गेम भारत में होने से आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे नए अवसर मिलेंगे। ये है ट्रांस स्टेडिया जो बनकर तैयार है। इसे गुजरात सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किया है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, वीर सावरकर स्टेडियम के अलावा 5 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तैयारियां हैं। इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद अच्छे से तैयार हो रहा है। हमारे पास ये इंडोर एरिना भी है इनके साथ, स्टेडियम के साथ, जहाँ पे हम दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स का। और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार भी है, और ना कि सिर्फ नॉर्मल स्पोर्ट के लिए
हम पैरा स्पोर्ट के लिए भी तैयार है और उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ग्लासगो में जब अहमदाबाद की मेजबानी का ऐलान हुआ तो गरबा और ढोल नगाड़ों के साथ उसे सेलिब्रेट किया गया। अब वक्त है वर्ल्ड क्लास गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स को एक यादगार आयोजन बनाने का। हालांकि इसके लिए अभी 5 साल का वक्त है, लेकिन अहमदाबाद अभी से इसकी तैयारी में जुट गया है। कॉमनवेल्थ आने से सिर्फ बड़े बड़े मैदान ही नहीं बनेंगे, लेकिन खिलाड़ियों का जुस्सा हाई होगा और मेडल की टैली भी बढ़ जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के बाद अब बात करते हैं WPL की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस साल WPL का क्रेज भी काफी बढ़ गया है। आज WPL का मेगा ऑक्शन हो रहा है और उम्मीद है कि इस बार खासतौर पर भारतीय महिला क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट के साथ। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे अब तक कितनी फीमेल क्रिकेटर्स का ऑक्शन हो चुका है? जी हाँ, तो आज 3:30 बजे से ये WPL ऑक्शन, मेगा ऑक्शन जारी है और मार्क्यू प्लेयर्स यानी कि जो सबसे विशिष्ट खिलाड़ी हैं उनको पहले ऑक्शन में रखा गया। तो आइए आपको बताते हैं कि कितने पैसों की वर्षा सबसे हुई है। हमारी अपनी दीप्ति शर्मा और रिटेन किया है उनको यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपीस में। तो धन लक्ष्मी हम इन्हें कह रहे हैं, दीप्ति शर्मा को ये मिले हैं। मार्क्यू प्लेयर्स में अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। न्यूजीलैंड की एमिलिया केयर, इनको मुंबई इंडियंस ने लिया है 3 करोड़ रुपए में। इसके अलावा कुछ और प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर मैग लेनिंग, यूपी वॉरियर्स ने 1.9 CR देके इन्हें अपने पास रखा। ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ खिलाड़ी सोफी डिवाइन ने हर कोई लेना चाहता था, लेकिन 2 करोड़ में ये यूपी वॉरियर्स के खाते में गई हैं। और कप्तान लॉरा वुलवर्ड, याद होगा सबको अभी, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल में ये हमारे खिलाफ थी और क्या शानदार खेली, और इसीलिए 1.1 CR में दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। तो ये मार्की प्लेयर्स का ऑक्शन हुआ है, बाकी ऑक्शंस इस समय जारी हैं। बिल्कुल विपिन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मेगा ऑक्शन का पूरा हिसाब किताब अगर आप बता पाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, आईपीएल के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन WPL, अब जबकि इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो WPL का भी मजा और क्रेज अलग है। तो आइए थोड़ा आपको आइडिया देता हूं। हर 3 साल में देखिए इसके अंदर भी IPL की तरह एक मेगा ऑक्शन होता है। इन बिटवीन टीम को पूरा नया करने का मौका मिलता है। इस मेगा ऑक्शन में आप अपनी टीम को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और पिछला मेगा ऑक्शन 2022 में हुआ था। 2023 और 24 में मिनी ऑक्शंस हुए थे, जहां हम कुछ प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका क्राइटेरिया है। हर टीम में 18 प्लेयर्स की जगह है और उन्हीं प्लेयर्स को आप इंटरचेंज करते हैं या बदलते हैं। 6 खिलाड़ी इन 18 में से आप विदेशी रख सकते हैं। तो ये पूरा WPL का खाका। इस समय टीमों की स्थिति क्या है जब ये मेगा ऑक्शन हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। देखिए, मैक्सिमम 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल ने वो मैक्सिमम की लिमिट अपने पास रखी है, 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। 13 स्पॉट उस लिहाज से इनके पास खाली हैं मुंबई इंडियंस के पास, और 4 जिसमें से विदेशी खिलाड़ी ले सकते हैं। 13, 5, 18 यही दिल्ली कैपिटल का हिसाब किताब है। RCB 14 रिटेन कर रही है, लेकिन 14 के लिए ऑक्शन में उतरी है और 5 वो विदेशी खिलाड़ी ले पाएगी। गुजरात जायंट्स के 2 प्लेयर रिटेन हुए हैं, 16 को वो अभी नए लेंगे और 4 उसमें से विदेशी हो सकते हैं। जबकि यूपी वॉरियर्स की पूरी टीम ही बदलने जा रही है। सिर्फ 1 प्लेयर को उन्होंने रिटेन किया है, 17 वो नए ले सकते हैं और 6 जिसमें से विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। इन सबका जोड़ निकालेंगे तो 18 आएगा। तो ये मौजूदा स्थिति है टीमों की और इसीलिए चल रहा है। और इंटरेस्टिंग फिगर, इस समय जो रजिस्टर्ड प्लेयर है जिनके ऑक्शंस आज हो रहे हैं, जो ऑक्शन में भाग ले रहे हैं, वो 277 है। कैप्ड भारतीय, मतलब वो जो इंडियन क्रिकेट टीम में महिलाएं खेल रही हैं किसी भी फॉर्मेट में, 52। कैप्ड विदेशी, ऐसे ही प्लेयर जो अपने अपने देश की टीमों में है, 66 है। अनकैप्ड यानी अभी सिर्फ एक घरेलू क्रिकेट खेलती है लेकिन इंडियन टीम तक नहीं पहुंची, BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 142। और उसी तरह अनकैप्ड विदेशी 17। लेकिन इंटरेस्टिंग फिगर है ये 73 का, यानी 277 खिलाड़ी हैं लेकिन चुने कितने जाएंगे, सिर्फ 73, यानी ऑलमोस्ट 200 खिलाड़ी बिना चुने छूटेंगे। यानी कंपटीशन बहुत हाई है। अब देखते हैं किस पे कितने पैसों की और बारिश होती है। ऑलराइट, शुक्रिया विपिन जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में 7 सीटर कार XEV 9S लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 19,95,000 से 29,45,000 रुपए के बीच में है। इस गाड़ी में क्या है खास, बता रहे हैं संवाददाता कुमार संजय। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV नई पेशकश, नाम है XEV 9S।
और ये 7 सीट वाली महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 19,95,000 से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 29,45,000 रुपया। और कंपनी इसमें 3 बैटरी पैक का ऑप्शन देती है। पहला है 59 किलोवाट, दूसरा 70 किलोवाट जो नया है और तीसरा 79 किलोवाट। और तीनों का जो पावर है मोटर का वो अलग अलग है, लेकिन जो टॉर्क है वो सेम है 380 न्यूटन मीटर। और कंपनी का कहना है कि इस 9S का जो रियल में जो रेंज है आपको मिलता है वो है करीब 500 किलोमीटर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। ये आपका इंटीरियर है। मैं इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये खुल जाता है। खुलने के बाद ये इसका डैशबोर्ड का लेआउट है और ये सारा इंटीरियर है, आप देख सकते हैं। और जो इसका थर्ड रो सीट है वो आपको यहाँ मिलता है। ये आपका थर्ड रो सीट है। मैंने यहाँ से प्रेस किया और सीट ओपन हो जाता है और यहाँ पर ये 2 लोग पीछे आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। लेकिन जो रियर सीट है, जो थर्ड रो सीट है, उसमें बच्चे ही आराम से बैठ सकते हैं। बड़े लोगों को बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कंपनी का कहना है कि इसमें बूट स्पेस यानी थर्ड रो सीट को फोल्ड कर दें तो करीब आपको 500 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। जबकि जो इसका फ्रंट है यानी जो सामने जो स्पेस मिलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें इंजन तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको करीब 150 लीटर का आपको स्पेस मिल जाता है। इसका डिजाइन काफ़ी खूबसूरत है, 9E से थोड़ा सा बेहतर बनाया गया है। और इसमें कुछ चीज़ें जो एड ऑन किया गया उनमें है पैनोरामिक सनरूफ, दूसरा रडार के सारे सिस्टम इसमें दिए गए। जो सेफ्टी फीचर्स हैं 7 एयर बैग के साथ इसमें जो अडास हैं वो भी इसमें दिया गया है और रडार भी दिया गया है। साथ ही जो फ्रंट सीट है और जो मिडिल सीट है उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन इसमें कंपनी दे रही है। और कंपनी का कहना है कि इसकी जो बुकिंग है वो 14 जनवरी अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी और जो इसकी डिलीवरी है वो 23 जनवरी से कंपनी शुरू कर देगी। तो चलिए इसी के साथ